नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है और जिस प्रकार से हमारे सेना में एक महत्वपूर्ण अंग वायु सेना का है, यानी एयर फोर्स का है, उनके जवानों का योगदान हम भूल नहीं सकते हैं। चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या फिर जिस प्रकार से कारगिल के युद्ध के पहले भी उन्होंने अपना योगदान दिया, भारत के आज़ादी के साथ-साथ भारत की लड़ाई में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सहभागिता जताई है, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वायुसेना दिवस पर जो चीज़ें हैं, स्थितियाँ हैं, कारगिल युद्ध के बाद से हो, नए ज़माने में जो तकनीक है, वो किस प्रकार से बदले हैं, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे देश में वायुसेना, एयर फोर्स के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और साथ ही साथ आगामी दिनों में क्या कुछ और बदलाव इनके अनुसार होने चाहिए, इन पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत लाइव में। नमस्कार। सबसे पहले तो हाँ सर हम सर। ये जानना चाहेंगे कि 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना दिवस मनाती है। सबसे पहले तो सेना के बारे में, हमारे देश के वीर जवानों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे सर। 8 अक्टूबर को 1932 में एयरफोर्स का स्थापना हुआ था। फर्स्ट स्टेशन कराची दिर्ग रोड में एस्टैब्लिश हुआ था, तो इसीलिए एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट डे है 8 अक्टूबर, और इसीलिए हम लोग इसको 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दुनिया की सबसे प्रोफेशनल, मतलब पेशेवर कहने का मतलब होता है अपने काम में अत्यधिक दक्ष। जैसे कोई कार्डिक रिलेटेड डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, तो वह कैसे हृदय रोग के संबंध में एकदम से फाइनल कहता है ठीक है मैं पेशेंट ठीक ही कर दूंगा। इसी तरह से एयर वार में जो भी तरह की लड़ाई होती है, टैक्टिक्स, ग्राउंड अटैक, हवाई जहाज का इंटरसेप्शन, इस सब मामले में जो इंडियन एयरफोर्स है एकदम पूरी तरह से पेशेवर है। और यह अपने कार्य को भूतकाल में भी, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी अत्यंत दक्षता से करती रही है पूरी दुनिया में। इसीलिए भारतीय वायुसेना का एक नाम है। इसे इजरायली एयरफोर्स के बाद सबसे बेस्ट हवाबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट को माना जाता है। तो एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा की फौज है जो भारतीय वायुसेना। इसी को हम याद करते हैं, अपने हीरो सब को याद करते हैं, अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को याद करते हैं। सर, जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब क्या स्थिति थी हमारे देश के वायुसेना की? वो किस प्रकार से अब चाहते थे कि हमारा वायुसेना जो है वो काफी मजबूत हो? तो जो शुरुआत की सर जो स्थितियां थी उसके बारे में हम अब चाहेंगे कि अपने दर्शकों के बारे में कुछ आप बताइए कि किस स्थिति में वो उन लोगों ने शुरुआत की थी, कितने उन लोगों के पास में पायलट थे, कितने लड़ाकू विमान थे, तो इन सब तमाम चीजों के बारे में सर आप बताइए हमारे दर्शकों को। शुरू में तो जब 1932 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय तो माने यह ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट था, इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा गया था। और उस समय के हिसाब से इसके पास जो शुरुआती जहाज थे, तूफानी, पैकेट, ये सब थे। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसका रॉयल इंडियन एयरफोर्स से नाम हटा करके इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। तो उस समय के जो विमान थे जैसे डकोटा ट्रांसपोर्ट में, पैकेट, ओटोर, फिर फाइटर में थे मिस्ट्री, ये सब विमान इसके पास थे। 65 और फर्स्ट जो इंडियन एयर माने चीफ हुए इसके सुब्रतो मुखर्जी। उसके बाद जो सबसे लीजेंडरी हुए एयर मार्शल अर्जन सिंह साहब, जिनको बाद में मास्टर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो आर्मी के फील्ड मार्शल के बराबर होता है। और 65 के वार में उन्होंने काफी अच्छे से एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन हुआ। और उस समय जो एयरफोर्स के पास विमान था, नॉट, हंटर, ये सब था, लेकिन वह पाकिस्तानी एयरफोर्स के मैच में नहीं था। जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो विमान थे, स्टार फाइटर, F-86, फिर F-6, फिर सेवर जेट, वो सब
हंटर और नॉट के तुलना में बहुत ही अत्याधुनिक थे। इन सारे परिस्थितियों के बाद जो इंडियन एयरफोर्स को जो अत्याधुनिक माने लड़ाई में जो दक्षता हासिल हुई वह एयर चीफ मार्शल पीसी लाल साहब के नेतृत्व में हुआ। पीसी लाल साहब 71 के लड़ाई में भारतीय वायुसेना के थे, तो उन्होंने इसमें कई गुणात्मक परिवर्तन किए जो आप भी सोल्जर नहीं है तब भी आप समझ सकते हैं। जो 65 के लड़ाई में होता था, जैसे कि इंडियन आर्मी को अभी जरूरत है एयर रेड का, जैसे आप समझ जाइए पंजाब में, जैसे पंजाब में भारतीय सेना लड़ रही है बाघा बॉर्डर के पास और उस पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का अटैक शुरू। जी। अब इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स को कांटेक्ट करेगी, वो वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में मैसेज जाएगा, फिर वहां से हवाई जहाज आएगी, तो हवाई जहाज के आते आते इतना देर हो जाता था कि आर्मी को जो मदद चाहिए वह मदद मिल नहीं पाता। दूसरा क्या होता था कि हवाई जहाज भी कई तरह के होते हैं, कोई फाइटर है जो हवाई जहाज को हवाई जहाज से मारेगा, कोई बॉम्बर है जो खाली बम गिराएगा। क्या होता था कि मान लीजिए आपको फाइटर चाहिए जी, और उस समय पठानकोट में अवेलेबल है कैनबरा जो बॉम्बर है। अब बॉम्बर एक फाइटर को रोक नहीं पाएगा, तो उस समय फिर वहां से जहाज आया, उसके साथ टेक्नीशियन आया, तो काफी डिले हो जाता था। तो पीसी लाल साहब ने इस पर बहुत सारा, उन्होंने एक स्टाफ कॉलेज में इस पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने कई गुणात्मक परिवर्तन कर दिए, जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण था। पहला था सारे टेक्नीशियन को उन्होंने तीनों विंग में ट्रेन किया, मतलब जो टेक्नीशियन MiG-21 का सर्विसिंग कर सकता है, बम लगा सकता है, वही कैनबरा का भी कर सकता है, वही हंटर का भी, माने बेसिक कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई एयरक्राफ्ट जामनगर आप जानते हैं गुजरात है, सदर्न पाकिस्तान पे बॉम्बिंग कर रहा है और तुरंत जरूरत पड़ा तो उसको अमृतसर बुलाया जा सकता है। आप पहले थोड़ा पाकिस्तानी एयरफील्ड को समझ लीजिए। आप श्रीनगर से ठीक पश्चिम के तरफ जाएंगे, ठीक पश्चिम, तो आपको पेशावर मिलेगा जहां पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है। जी। ठीक अमृतसर से पश्चिम के तरफ जाइए तो आपको सरगोधा मिलेगा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। अगर आप जैसलमेर से जाइए तो सदर्न पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं कराची, मसूर, ये सब मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा मोबिलिटी दे दिया पीसी लाल साहब ने। दूसरा उन्होंने चेंज क्या किया कि सारे आर्मी यूनिट के साथ माने डिवीजन लेवल पे एक फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर लगा दिया जो एयरक्राफ्ट को, अब देखिए हवाई जहाज तो आ गया, अब आर्मी वाले टारगेट ही नहीं दे पाते थे कि कहां पर मारना है, टैंक पर मारना है कि सेना पे मारना है कि क्या करना है। तो एक ट्रेंड फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर जिसको कहते थे FST, उसको उन्होंने तैनात किया कि अब MiG-21 आ रहा है तो वो जो FSC एयरफोर्स का बैठा हुआ है उसको पता है कहां पे डाइव कराना है, कहां पे बॉम्ब रिलीज कराना है। तो यह जो उन्होंने गुणात्मक परिवर्तन किए, इससे 71 के वार में एयर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरा उन्होंने जो लॉजिस्टिक में चेंज किया था, आप जानते हैं दुश्मन का हवाई जहाज आया आपके रनवे पर गिरा देगा, इतना बड़ा रनवे पर होल बना देगा कि आपका रनवे यूजेबल नहीं है। तो उन्होंने सभी जगह कंक्रीट बनाया कंक्रीट, सीमेंट की बोरी, और जल्दी जो सीमेंट जम जाता है फिर रोड रोलर, ये सब जगह अरेंज करके रखा था। पाकिस्तान कहीं भी रनवे को डैमेज कर दिया हो और ऐसा हो कि कल हो के वो रनवे रिपेयर नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हर जगह मेंटेनेंस रेडी रहता था। 3 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 4 घंटा एक बार लगा था हलवाड़ा एयरबेस को रेडी होने में। हर जगह 4 घंटे के अंदर वो रनवे रीयूजेबल हो जाता था। तो जो पाकिस्तानी एयर मार्शल रहीम खान नहीं कर पाए, जो पीसी लाल साहब ने किया, और पायलट को हर तरह के बॉम्बिंग, डाइविंग, इस सब के लिए उन्होंने ट्रेनिंग में बहुत सारा इन्वेस्ट किया। तो इस कारण एयरफोर्स जो 71 में इसने ऐसी धार दिखाई जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे बड़ा जो इसने अपने, पहले आप कुछ पूछ लीजिए, पूछना चाहते हैं तो फिर मैं दूसरा बोलता हूँ। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वर्तमान में एयरफोर्स के तरह तरह के विमान दिए जा रहे हैं,
अब तो ये हो रहा है कि अपना वर्तमान में जो एयरफोर्स के जितने सारे विमान हैं, उसका अब दूसरे देशों में भी कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, दूसरे देशों में भी भेजा जा रहा है। तो अब मानते हैं कि जो स्थितियाँ पहले में थीं, उससे कई ज़्यादा गुना बढ़ी हैं और आगामी दिनों में अब क्या चाहिए वो बदलाव के लिए, ताकि और ज़्यादा एयरफोर्स जो है हमारा और आगे बढ़े? देखिए, जैसे अभी एयरफोर्स ने एक जो सबसे बेहतरीन जहाज खरीदा C-17 ग्लोब मास्टर। तो C-17 ग्लोब मास्टर है, 2500 3000 किलोमीटर तक कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। मतलब अगर जरूरत है फौज का, तो एक ही दिन में 5000 6000 फौज वो अंडमान पहुंचा देगी, या जरूरत पड़ा तो पुणे हैदराबाद से फौज को लेके पाकिस्तान बॉर्डर पे ले आएगी। क्योंकि भारत के जो आर्मी यूनिट्स है वो बॉर्डर से दूर है, अब पाकिस्तान के आर्मी यूनिट बॉर्डर पे, तो ये सब दिन से भारत के लिए एक प्रॉब्लम रहा है कि मोबिलाइजेशन, गन, लॉजिस्टिक, टैंक, ये सबको ये जो ग्लोब मास्टर है ये यहाँ से लेकर के, और सबसे बड़ा बात है कि उसको ले वो जो चाइना बॉर्डर है दौलत बेग ओल्दी वहां तक पे लैंड करा सकते हैं। दूसरा फाइटर आप जानते हैं राफेल जेट आया है, जो राफेल जेट में जो नया मिसाइल लगा हुआ है रडार, 4-4 टारगेट सुनते हैं, मैंने देखा नहीं है, पर 4-4 टारगेट को एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट हिट कर सकता है। और सबसे बड़ा बात है वो लो लेवल फ्लाइंग भी कर रहा है, सुनते हैं छत के हाइट से भी फ्लाई कर सकता है और 10 किलोमीटर तक हाइट ले सकता है। तीसरा अपाचे, ये सब हेलीकॉप्टर आया, तो ये सब बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन करेगा। फिर जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर, हवाई जहाज को मारने वाला, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अगर एक बार लॉक कर गया तो कोई हवाई जहाज आकाश से बच नहीं सकता। और जो सबसे बड़ा बात है S-400, जिसको एंटी मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, कुछ दिन पहले एयर चीफ मार्शल B.R. चौधरी साहब अपना स्पीच दे रहे थे, उसका 3 स्क्वाड्रन आ गया। तो पाकिस्तान जो भारत को धमकाते रहता है, जो अपने शाहीन, अब्दाली, बाबर, ये सब मिसाइल लगा से भारत के दिल्ली तक को मार कर सकता है, तो S-400 आने से क्या होगा, उसके मिसाइल को भारत रास्ते में ही काट देगा। तो इस तरह से एयरफोर्स का जो क्वालिटी है उसमें काफी गुणात्मक परिवर्तन आया है। आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे देश भी यूज कर रहे हैं। जी जी, हेलो सर। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। दूसरे देश भी यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर गन, हथियार, हवाई जहाज आपके पास है तो दूसरे देश के पास भी है और आपके पास भी है। अब डिपेंड करता है, जो कहा जाता है कि लड़ते हैं जवान विमान नहीं। अब आपकी ट्रेनिंग कैसे है, आपके पायलट कैसे है, और आपकी लीडरशिप कैसी है, आप कैसी तैयारी है। मैं 71 लड़ाई का एग्जांपल देना चाहता हूं। 71 की जो लड़ाई थी तो उसको बांग्लादेश को तुरंत मुक्त कराना था। इंदिरा जी ने कहा था, महाभारत चला था 18 दिन, कि आप 18 दिन से पहले कर दीजिए, और भारत ने 14 डेज में इस लड़ाई को खत्म कर दिया था। एक मिनट, भारत ने 14 डेज में इस लड़ाई को खत्म कर दिया। शुरू के 4 दिन क्या हुआ, गोरखपुर से मेन जो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, शुरू के 6 दिन तक प्रोग्रेस जीरो था, जीरो ही मैं कहूंगा। आर्मी का एडवांस उसमें 3-5 मीटर पाया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक 7 जेट का एक स्क्वाड्रन था, 14 एयरक्राफ्ट था। जैसे ही कहीं भी एडवांस करना शुरू करती थी कि वो हवाई जहाज आ जाता था और आर्मी के एडवांस को, माने ग्राउंड सपोर्ट में इंडियन आर्मी के एडवांस को रोक देता था। फिर एयरफोर्स ने तय किया कि पहले इस पाकिस्तानी स्क्वाड्रन को नष्ट कर देना, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो ढाका एयरफील्ड पे है उसको खत्म कर देना। गोरखपुर से एयर बॉम्बिंग कराया गया कैनबरा से, लेकिन वो डैमेज कोई काम का ही नहीं हुआ, हैंगर बैंगर टूट गया। फिर से कल होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ा जहाज। मिग से बॉम्बिंग हुई गुवाहाटी से, लेकिन आप जानते नहीं होंगे तो बताता हूं, सिलीगुड़ी के पास हासिम बारा है, वहां से हंटर भेजा जाता था, लेकिन डिस्टेंस इतना दूर हो जाता था कि क्लोज सपोर्ट में ढाका एयरफील्ड, जो तेजगांव एयरफील्ड था, उसका कुछ डैमेज हो ही नहीं पाता था।
जिससे कि आर्मी प्रोग्रेस करे। फिर तेजपुर के स्क्वाड्रन कमांडर थे विंग कमांडर बिश्नोई सर, उन्होंने एक नया थ्योरी लाया। उन्होंने कहा कि हम लोग गुवाहाटी से आएंगे, आप गुवाहाटी सुने होंगे, गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर शिलोंग तक जाएंगे और फिर शिलोंग से 900 किलोमीटर के स्पीड से वो ढाका तक जाएंगे, नीचे नीचे उड़ते हुए ब्रह्मपुत्रा के साथ। और जब 1.5 किलोमीटर बचेगा एयरफील्ड तो 5000 किलोमीटर सीधा किलोमीटर ऊपर, फिर एयरफील्ड पे जाए 3.5 किलोमीटर डाइव, 90 डिग्री डाइव, वैसे 60 डिग्री डाइव किया और फिर एयर रेड प्लान किया। जब ये प्लान उन्होंने बताया तो कमांडर को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आप एयर ऑपरेशन नहीं समझे तो आपको एक दूसरे थ्योरी से बता देता हूं। समझिए तार के पेड़ के ऊंचा, आप समझिए कोई हाइट है, आप कोई बांध पे है, इसका हाइट है तार का पेड़, पाम ट्री, जी, ऐसे जाना आपको नीचे है, और बुलेट मोटरसाइकिल से आपको जाना है और नीचे पानी है, बहुत बड़ा समंदर, तार का पेड़ आप समझ रहे हैं कितना ऊंचा होता है। बिल्कुल जाना है और नीचे जाके आपको 10-12 गैलन पानी का फेंकना है और मोटरसाइकिल रिटर्न करके वापस जाना, और नीचे बंदूक से फायरिंग भी होगा। इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर को न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये तो आप जानते ही हैं कि नदी नाला क्रॉस करना है तो आर्मी पुल बनाती है। तो बांग्लादेश का जो आप फोटो देखिएगा तो देखिए, यह बांग्लादेश, इधर है गंगा नदी, यह ब्रह्मपुत्र, इधर है पद्मा, यहाँ पर है ढाका। ये 3 माइटी नदी आपको क्रॉस करना है और सैकड़ों छोटा छोटा नदी है। तो पुल बनाने में कितना दिन लगता है? इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेलीकॉप्टर लगाया मी-4, जो फ्रांस ने अल्जीरिया में और वियतनाम में किया था, और जो काम 5 दिन में होता है 1 दिन में पूरे डिवीजन को उतार दिया, और जिसके कारण पाकिस्तान को ढाका सरेंडर करना पड़ा। इसीलिए 71 वार का मेन इंडियन एयरफोर्स था। और हम सब दिन से डिमांड कर रहे हैं कि एयर चीफ, 1 मिनट, हम सब दिन से कह रहे हैं एयर चीफ पीसी लाल साहब, फील्ड मार्शल मानेक शाह साहब और एयर मार्शल नंदा साहब, इस तीनों को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सचिन तेंदुलकर को खेलने के लिए भारत रत्न देते हैं, लता मंगेशकर जी को गीत गाने के लिए देते हैं, लेकिन जो राष्ट्र का प्रहरी है, जिसने इतनी बड़ी विजय दिलाई, उसको देश रत्न मिलना चाहिए। इसी में सवाल रहेगा, जब ये बातें आप कर रहे हैं कि एयरफोर्स अब किस तरीके से लड़ाई उसने लड़ी है, कारगिल युद्ध में तमाम जो लड़ाइयां हैं, उस लड़ाई में किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया, इसी में एक सवाल रहेगा। अभी वर्तमान में इजराइल और जो स्थितियां इजराइल को लेकर के हो रही हैं, इजराइल भारत का दोस्त भी है। अगर इजराइल को मदद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े तो कितनी मजबूती के साथ वह जाएगा, लड़ाई लड़ेगा और जीत हासिल कर सकता है? सर, इजराइल में जो स्थितियां हुई हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि चंद मिनटों में उन स्थितियों को अवगत करा दिया जाए हमारे दर्शकों से। देखिए, वो इजराइल हमारा दोस्त रहे चाहे दुश्मन रहे, जिस तरह से जो हमास ने किया है, वह नागरिक ठिकानों में घुस करके रॉकेट से लोगों को मारा है, और महिलाओं के साथ जो दुराचार किया है, वह ओल्ड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार है। पहले उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और लेडीज के साथ जो मिसबिहेव किया है, मॉडर्न वारफेयर है ही नहीं। अगर हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी कोई ऐसा करता तो मैं इसका घोर निंदा करता। और ये जो हमास ने किया है, जो हमास इस्लामिक आतंकवाद का चादर ओढ़ के किया है, इसका मैं कह रहा हूं इस्लाम के जो बड़े बड़े लीडिंग लाइट्स हैं आज के दिन, उन सबको करना चाहिए। क्या इस्लाम औरतों और बच्चों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार की अनुमति देता है? हमास ने अपने इस्लाम के नबी को गाली दी है। हमास ने मोहम्मद साहब को गाली दी है, जिस तरह से उसने औरतों और बच्चों के साथ किया है। इसको तो हमास को युद्ध अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट ने निकाला है, मैंने वो भी देखा था। उन लोगों को पहले हमास के कार्य का निंदा करना चाहिए था, इससे उनको एक मोरल अपलिफ्ट मिलता। लेकिन उन लोगों ने यह नहीं करके बाद में इजरायली हमला का किया है निंदा, एकदम गलत है। अगर हमारे देश में अगर पाकिस्तान घुस जाए, पंजाब से, कश्मीर से
औरतों बच्चों के साथ ऐसा करता, फिर भारत का रिएक्शन क्या होता? हमास ने एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया, वो चुपके से नागरिक इलाकों में घुस के ऐसा किया। तो भारत का तो आप जानते ही है, भारत इसका घोराल को इजराइल अपने आप फिर इस्लाम का चादर ओढ़ लेते हैं। चाहिए इसको संयुक्त राष्ट्र में युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए और इसको फांसी पे लटकाना चाहिए ऐसे दुष्टों को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।